गुड आफ्टरनून। आज पुरोहित सर हमारे साथ है और सबको पता है सर का जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक 70 है और टॉप 100 में आना, टॉप 75 में आना आप सभी को पता है उसके लिए क्या मेहनत लगती है। सर ऑलरेडी अभी करंटली आरबीआई में मैनेजर है, तो वो पोस्ट हैंडल करते समय ये पढ़ाई करना ये भी एक चैलेंजिंग था। आपको पता है आरबीआई सबसे बड़ी बैंक है, बताने की जगह की, और वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एज कम्पेयर टू अदर्स बैंक जो है थी उससे भी ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते समय ही सर ने ये पोस्ट हासिल की है, उसके लिए सबसे पहले उनका हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। थैंक यू। और बाकी फिर जो भी सेशन रहेगा एट द एंड आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी A to Z क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तभी अभी जो भी है सर अपना जो भी एक्सपीरियंस है उनका वो आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। ठीक है, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल इन हिंदी? एवरीबडी, किसी को दिक्कत नहीं, तो मिक्स रखूँगा, हिंदी इंग्लिश कोई इशू नहीं है। तो मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि कैसे भी रिलेट कर सकें आप लोग। मैंने 2016 में NIT इलाहाबाद से बीटेक पास किया था अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद 1 साल मैंने बैंगलोर में IT सेक्टर में जॉब किया। फिर प्राइवेट सेक्टर में IT में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी और उस समय मेरा आर्मी में इंटरेस्ट था, तो आर्मी में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, पर आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर द कोर्स बिकॉज उसमें सिलेक्शन और कोर्स के बिगनिंग में काफ़ी टाइम लैग था, और उसके बीच में मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था। मुझे लगा कि मतलब दिस इज़ द करियर विच आई रियली वांट टू बी। तो आई स्टार्टेड माई कोचिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज। तो वहाँ से काफ़ी लंबी इस जर्नी रही है। अराउंड आई गेव 3 अटेम्प्ट्स इन 2018, 19 एंड 20। अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं 3 अटेम्प्ट्स में। 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, 1 अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बैकअप। तो उस समय मुझे RBI, मेरे फादर बैंकिंग में थे, ही वॉज इन पंजाब नेशनल बैंक, तो मुझे RBI का थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि इट्स अ वेरी गुड जॉब। हमेशा पेरेंटल एक पुश भी था कि एक जॉब ले लेनी चाहिए। तो दैट इज़ हाउ आई लैंडेड अप इन RBI। उसके बाद मेरा प्रिपरेशन से कनेक्ट छूट गया, मतलब कुछ कुछ होता रहा। आई गॉट बिजी इन जॉब एंड some things or the other happened. So I lost touch with the preparation. Then in 2023, somewhere around in September, October, something clicked and I thought कि I should give one more attempt, because I had prepared at one point of time, and at one point of time my goal was to get it with the Indian Foreign Services. So why to even not appear again? Why to, it should not happen that you live with the regret कि अरे यार दिया नहीं, कभी एक बार दे देना चाहिए था। तो ये सोच के दिया। तो फॉर्चुनेटली सितंबर 2023 से लेके 1 साल पढ़ाई की, और इस बार फॉर्चुनेटली रैंक भी आ गई अच्छी, तो होपफुली मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज मिल भी जाएगा। तो ये है ब्रीफ बैकग्राउंड। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी जैसा है, आप लोग ने भी बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत टॉपर्स को सुना होगा, और आई थिंक काफ़ी हद तक आप लोग फेमिलियर भी होंगे, कोचिंग ने भी आपको काफ़ी बताया होगा। तो मैं एक मैक्रो ओवरव्यू दूंगा, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को इंटरैक्टिव रखते हैं। जितना क्वेश्चंस जब आपके मन में आए, जो भी आए, फील फ्री टू आस्क। कैसा भी आपको लगे कि आपका क्वेश्चन बहुत ट्रिवियल है, डोंट हेजिटेट, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको होते हैं वो क्वेश्चन शुरुआत में। तो जो भी है, बेसिक से लेके कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क फ्रीली। ठीक है, तभी मैं थोड़ा आप लोग के बारे में जानना चाहूँगा, लाइक कौन लोग पहली बार दे रहे हैं, कौन लोग दे चुके हैं, लाइक व्हाट इज़ द प्रोफाइल ओवर हियर? एनीबडी हु हैज़ अपीयर्ड इन द एग्जाम टिल नाउ? Nobody. Okay, so you all will be appearing for the 2026 attempt, or later also? Later also. Okay, so some of you might be in graduation also. ठीक है। तो अभी okay, ठीक। तो कैसे शुरू करें? ऐसे शुरू करें कि कैसे एग्जाम्स का स्टेज वाइज रखें, मतलब यू पीपल हैव टाइम। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम इमीडिएट है अभी, तो जब टाइम होता है तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि प्रिपरेशन ऐसे की जाए, जैसे कई बार क्या होता है ना, प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस नहीं होता है। जैसे मेरे साथ पहले 2 अटेम्प्ट में ये हुआ, पहली बार प्रीलिम्स नहीं निकला, सेकंड टाइम आई वाज प्री रेडी, तो आई वाज नॉट मेंस रेडी। दिस शुड नॉट बी द केस कि आपका प्रीलिम्स निकल गया, बट बिकॉज द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर द मेंस सिलेबस। सो
and after all it is mains which will get you a rank. So you have to be mains ready even before the prelims. तो अगर किसी के पास टाइम होता है तो हमेशा सबसे पहले कोशिश कीजिए कि मेंस कवर कीजिए. मेंस कैसे कवर करेंगे आप लोग का सवाल ये होगा. मेंस अनलाइक प्रीलिम्स मुझे नहीं पता आप लोग को कितना आइडिया है. प्रीलिम्स आज के टाइम पे थोड़ा डाइसी हो गया. प्रीलिम्स इज़ लाइक लिटिल अनप्रेडिक्टेबल. मतलब आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इवन द मोस्ट वेल रेड स्टूडेंट वुड ऑल्सो बी नोइंग नॉट मोर देन 40 क्वेश्चंस. बाकी 60 क्वेश्चन वो उसी दिन कर रहा है, या तो लॉजिक से कर रहा है या तो गेस वर्क से कर रहा है. किसी भी अच्छे से अच्छे पढ़े बंदे को भी 40 से ज़्यादा सवाल नहीं आते प्रीलिम्स में. पर ऐसा मेंस में नहीं है. मेंस में एक बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है और बहुत ही स्टैंडर्डाइज पेपर आता है एकदम सिलेबस से स्टिक करते हुए. हर साल आप क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो अराउंड 10 टॉपिक तो हर साल रिपीट होते हैं. हर साल जैसे GS3 है तो GS3 में हर साल फूड प्रोसेसिंग पे सवाल आता ही आता है. हर साल ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पे सवाल आता ही आता है. तो ये मैं आऊँगा और डिटेल में, मैं इसीलिए अपनी एक कॉपी भी लाया हूँ जिसमें मैंने पिछले 5 साल की क्वेश्चंस मैपिंग किया था कि यू जस्ट ये सब लोग को करना चाहिए. तो मेंस की प्रिपरेशन द सिलेबस शुड बी योर बाइबल. सिलेबस के हिसाब से चलना है. सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जैसे GS1 से स्टार्ट करते हैं. GS1 सपोज ले लेते हैं तो GS1 में क्या क्या आता है, मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या है. हिस्ट्री, जोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी. ठीक, ये आ गया. अब आप क्या कीजिए, सिलेबस को डिवाइड कर, जैसा आप लोग ने सभी डिवाइड तो कर ही लिया ऑलरेडी. हिस्ट्री में हो गया, जोग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया. अब जोग्राफी है. जोग्राफी में आप लोग अगर GS1 के पिछले 5-6 साल का पेपर देखें तो जोग्राफी में इट इज़ रिपीटेडली आस्किंग अबाउट वाटर का. अब वाटर एक ऐसी थीम है जो कि UPSC को पसंद आ गई है, फॉर पता नहीं क्यों आ गई है. पर या तो वो वाटर स्केर्सिटी पे पूछेगा या वो वाटर पोल्यूशन पे पूछेगा. कुछ ना कुछ वाटर के 4-5 थीम होंगे बट इट विल डेफिनेटली आस्क अबाउट वाटर. GS1 में भी सवाल होगा वाटर पे, GS3 पे भी सवाल होगा वाटर पे. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिकरिंग थीम्स विच UPSC इज आस्किंग एंड एम फॉर इट. क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते इस एग्जाम में. एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि यू कैन नॉट नो एवरीथिंग अंडर द सन. मेरा पहले 3 अटेम्प्ट में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं शायद सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था. मैं ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ नहीं रहा था. शायद ही जो भी सीरियस एस्पिरेंट होता है पढ़ते सब है, पर होता शायद इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस रखने की कोशिश करते हैं. एवरीथिंग कुछ भी होगा, नए नए मटेरियल, नए नए बुक्स के पीछे भागते हैं. ये नहीं करना है. GS1 है तो क्या कीजिए, हर ये इट इज़ नॉट GS1, GS2, GS3, ये जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ जनरल. आप सिलेबस ले लीजिए, 5 साल 10 साल मैक्सिमम 10 साल के PYQs निकाल लीजिए, मैप कर लीजिए, ग्रुप कर लीजिए. जैसे मैं बताता हूँ, देखिए जैसे कि GS1 मैं बता रहा था. देखिए GS1 में ज्योग्राफी, तो जैसे मैं PYQ मैपिंग की बात कर रहा था तो GS1 में जब आप करेंगे तो ऐसा लगता है हमें कि सब चीज़ का इक्वल वेटेज होता होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी सब कुछ बराबर आती होगी, पर ऐसा नहीं है. जैसे कि ज्योग्राफी पिछले 5 साल से मेंस में हर साल अराउंड एक पेपर कितने का होता है, 250 नंबर का, 250 मार्क्स ये GS पेपर. ज्योग्राफी का वेटेज इज अराउंड 80 to 90 मार्क्स एवरी ईयर. ये कब पता चलता है, जब हम पेपर ईयर बाई ईयर PYQ एनालिसिस करें तो जब हमें दिखता है कि 1/3 ऑफ द पेपर ज्योग्राफी से आ रहा है या उसके अगल बगल से आ रहा है तो इट इमीडिएटली बिकम्स क्लियर कि दिस इज़ माई फोकस एरिया. और ज्योग्राफी में भी अगेन इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे मैंने बोला कि सब कुछ पढ़ना है. सी, ज्योग्राफी का सिलेबस इन टर्म्स ऑफ या रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ बुक्स बहुत क्लियर है. प्रीलिम्स के लिए बहुत क्लियर है. 11th और 12th की NCERT पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना ज्योग्राफी में प्रीलिम्स लेवल के लिए. पर मेंस के लिए क्या होता है, बुक वाइज प्रिपरेशन कभी कभी उतना सफाइस नहीं करती है, तो बुक वाइज से बेटर रहता है. प्रीलिम्स में बुक वाइज बहुत बढ़िया सफाइस करता है कि पॉलिटी है लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्पेक्ट्रम है, हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ज्योग्राफी है 11th और 12th की NCERT पढ़ लो. मेंस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सिलेबस के कीवर्ड्स और PYQ के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए. दैट शुड बी आवर फोकस एरिया. तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि क्या क्या रिपीट होता है, जैसे मैंने वाटर एक एग्जाम्पल लिया था. तो अब वाटर पे देखिए 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है वाटर स्ट्रेस पे. फिर आपका उससे पिछले साल आया हुआ है क्रायोस्फीयर पे, अगेन वाटर का ही डिफरेंट फॉर्म है. फिर आया हुआ है अगेन 2018 में, 2021 में वाटर डिप्लीशन पे. तो दिस इज़ हाउ
इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। ओशन करेंट्स, फिर से ओशन करेंट्स, 2022 में भी ओशन करेंट्स, 2019 में भी ओशन करेंट्स, एक साल क्रायोस्फीयर पूछा, अगले साल मेल्टिंग ग्लेशियर्स पूछा। तो पैटर्न है। ये पैटर्न कब दिखेगा? जब आप खुद से बैठ के एक बार 5-10 साल के पेपर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या क्या आ रहा है। उससे प्रिपरेशन बहुत नैरो डाउन हो जाती है, बहुत फोकस्ड हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ें, पर अगर आप जो वो पूछ रहा है केवल वो भी पढ़ लें तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो एक चीज़ हो गई आपकी PYQ मैपिंग। दूसरी चीज़, अब आपने मैपिंग कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आता है, आप क्या करें? तो अब जैसे मैंने बोला कि GS में थोड़ा ये लिमिटेशन है मेंस में कि कोई बहुत स्पेसिफिक रिसोर्सेज कम है, बुक्स थोड़ा सफाइस नहीं करती है। तो बेस्ट तरीका है सिलेबस के कीवर्ड्स उठा लीजिए। आपने PYQ मैपिंग कर ली है, आपको पता है ये आता है। अब इसको पढ़ने के 10 तरीके हो सकते हैं। आप कोई भी जो कोचिंग में आप हैं उसका रिसोर्स रेफर कर सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, वो जैसे वाटर है, क्रायोस्फीयर एक एग्जाम्पल है, आप डाल दीजिए क्रायोस्फीयर UPSC। सबका आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कि क्रायोस्फीयर क्या होता है, क्रायोस्फीयर क्यों मेल्ट हो रहा है, चैलेंजेस क्या है, सही कैसे कर सकते हैं। हर UPSC का हर क्वेश्चन का एक सेट फॉर्मेट है कि ये दिक्कत है, ये क्यों हो रही है, इसको सही कैसे करेंगे। इसी सेम टेम्पलेट में ऑलमोस्ट सब कुछ हमें फिट करना है। थोड़ा बहुत डेटा होगा कि भाई कितना मेल्ट हो गया, ये सब है, कोई रिपोर्ट कोड कर देंगे। तो इसका बेस्ट है, अब अगेन नॉट रन आफ्टर सोर्सेज, 1-2 साइट ले लीजिए और उस पर 1 और 2 पेजर अपना खुद का बना लीजिए। कोई भी टॉपिक जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे डेजर्टिफिकेशन है, क्रायोस्फीयर है, एनीथिंग। अब ये हर चीज़ के लिए रिपीट होगा। सिलेबस बाय सिलेबस अपना हर चीज़ का 1 पेजर रेडी होना चाहिए आपका। सोसाइटी है, मैरिज है, डाइवोर्स है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, अर्बनाइजेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, whatever the topics are which are mentioned in the syllabus and which are getting repeatedly asked in the papers, please prepare a 1 or 2 concise 1-pager notes which should be preferably your own. बहुत सारे टॉपर्स के भी रेडीमेड मटेरियल आपको मिलेंगे, पर वो क्या होता है, सब लोग अपने पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, उनका अपना थॉट प्रोसेस होता है। बेटर होगा आप, स्पेशली आप लोग के पास जब टाइम है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद एग्जाम है, तो अपना खुद का बना लीजिए। एक बार आपका बेसिक 1 पेजर्स रेडी होगा। GS में ऐसा लगेगा ये बहुत ह्यूमंगस और बहुत टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, पर ऐसा नहीं है। एक बार आप शुरू करेंगे तो फ्लो में हो जाता है। और आपको ऐसा नहीं है कि बेस्ट नोट्स बनाने हैं पहली बार में। एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्या है, आप टेस्ट सीरीज लेंगे, आप आंसर्स लिखेंगे, तो आप उसी सब्जेक्ट में, आप उसी कंटेंट में वैल्यू एडिशन करते जा सकते हैं रिपीटेडली। कि आपने कुछ पढ़ा, उसी टॉपिक्स पे आपने टेस्ट सीरीज पढ़ा, उसका मॉडल आंसर आया, तो आप एक A4 लीजिए, उसी में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर लीजिए उसी टॉपिक पे। तो ये हो गया। तो एक हो गया आपका PYQ मैपिंग हो गया, दूसरा हो गया 1 और 2 पेजेस हो गया, ठीक है। बाकी सोर्सेज पे अगर GS1 में मैं जाऊँ तो सोर्सेज वही जैसे बोला कि स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं अपना बता रहा हूँ मैंने क्या क्या किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने पूनम दलाल दहिया पढ़ी थी। एंशिएंट मेडिवल के लिए पूनम दलाल दहिया पढ़ी थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई यूज दोज वेरी प्रिसाइज, वेरी कंसाइज नोट्स बाय नितिन सिंघानिया, नॉट द बुक बट द नोट्स। बुक बहुत बल्कि लगती है मुझे, मैंने कभी नहीं पढ़ी, तो नोट्स पढ़े, नितिन सिंघानिया के नोट्स। एंशिएंट मेडिवल के लिए जैसे मैंने बताया पूनम दलाल दहिया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए एज आई टोल्ड 11th और 12th NCERT सफाइसेस। बट हाँ, मेंस के लिए थोड़ा बहुत PYQ एनालिसिस के हिसाब से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं आप, ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है आजकल। आप सीधे प्रॉम्प्ट डालिए, उस पर पूरा आंसर आ जाएगा। आप लिख दीजिए कि एग्जाम्पल दे दो, डेटा दे दो, UPSC फॉर्मेट में दे दो। इफ़ यू गिव द करेक्ट प्रॉम्प्ट्स, बहुत अच्छे नोट्स बना के दे देगा। आप उसको ये भी बना दो कि समराइज़ करके बताओ, मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए। तो इट विल गिव यू द वे यू फीड इट, इट विल गिव यू वेरी गुड रिस्पॉन्सेज। तो वो उससे आपका काम काफ़ी आसान हो सकता है, ठीक है। तो GS1 इज़ मोर और लेस लाइक दिस। सोसाइटी में भी सिमिलरली, सोसाइटी का वही है, स्टैटिक रिसोर्स कोई मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो अगेन इंटरनेट इज़ द बेस्ट वे। आप हर चीज़ को गूगल कीजिए या ChatGPT पे डालिए और उस पर 1 पेजर बना लीजिए। दिस इज़ अबाउट GS1। GS1 में किसी को कुछ डाउट स्पेसिफिक, तो अब आते हैं GS2 पे। GS2 में क्या है कि GS2 में 2 मेन पोर्शंस हैं, एक है पॉलिटी, एक है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पहले पॉलिटी पे आ जाता हूँ। मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मुझे ज़्यादा करने की अलग से डेडिकेटेड फोकस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में GS2 पूरा कवर होता है ऑलमोस्ट। पर अगेन GS2 में प्रीलिम्स के लिए देयर इज़ ओनली 1 रिसोर्स विच इज़ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत आज की तारीख में इट इज़ द मोस्ट हाई यील्डिंग बुक विच अ स्टूडेंट कैन रीड। मैंने जैसे बोला कि प्रीलिम्स में देयर आर अराउंड मैक्स टू मैक्स 40 क्वेश्चंस जो कि एक बंदे को आते होंगे, उसमें से 15 से 20 लक्ष्मीकांत के होते हैं। तो ये वैल्यू है लक्ष्मीकांत की। पॉलिटी सबसे ज़्यादा
मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कॉस्ट कम है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। एक ही बुक से इतने सारे सवाल और किसी बुक से नहीं आते, खासतौर से प्रीलिम्स में। पर ठीक है, फिर मेंस में वही हो जाता है कि बुक की यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और फिर से वही पैटर्न करना है, PYQ और सिलेबस के कीवर्ड्स पे नोट्स बनाने हैं सेम। और करंट अफेयर्स, जैसे कि करंट अफेयर्स पे टैप रखना होगा कि सेंटर स्टेट का टसल चल रहा है, गवर्नर का कुछ इशू चल रहा है, तो ऐसे कुछ रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, IR में जैसे कि अब मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है या हमने इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी है। तो करंट अफेयर्स इज समथिंग विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2 अनलाइक GS1 में करंट ओरिएंटेशन तक थोड़ा कम है क्योंकि हिस्ट्री सोसाइटी ये सब है, थोड़े स्टैटिक टॉपिक्स है। GS2 और GS3 में करंट अफेयर्स पे होल्ड रखनी है। अब उसका पढ़ने का तरीका, करंट अफेयर्स को कैसे करेंगे, करंट अफेयर्स करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि एक न्यूज़पेपर का थोड़ा सा मैं इस पे ले आता हूँ, न्यूज़पेपर का डिस्कशन। जैसे कि आप लोग के पास टाइम है एग्ज़ाम से पहले, तो न्यूज़पेपर में आई थिंक इनिशियली सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं कि हाउ टू कवर द न्यूज़पेपर, क्योंकि शुरू में 2-3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाता है। तो कैसे करें न्यूज़पेपर को, एक बैलेंस कैसे बनाए। शुरू में टाइम लगता है, जैसे मैंने बोला कि मुझे भी लग जाता था 2-3 घंटा पढ़ने में, पर हाइंडसाइट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूँगा वो उतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रगल करते हैं, टाइम बहुत देते हैं शायद, पर उसका कॉस्ट बेनिफिट के इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट इट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि हमें शुरुआत में एक तो हमारा फिल्टरिंग पुअर होती है, हमें पता नहीं होता क्या एग्जाम क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, तो वी एंड अप रीडिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हम फालतू चीज़ें भी पढ़ने लगते हैं। तो वो बाद में 3-4 साल बाद आ जाता है, पर वन शुड नॉट एम कि हम 3-4 साल बाद करेंगे। मतलब कि हमें जल्दी करने का एम करना चाहिए। आइडियली फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट आर द बेस्ट अटेम्प्ट्स अगर हम फोकस पढ़ रहे हैं। तो ये सब गलतियाँ कम करनी चाहिए। तो जैसे कि न्यूज़पेपर की गलती कैसे बचाएं, तो अगर शुरू में हमारे पास वो गेज नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आई थिंक आज की तारीख में देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स जिस पे रोज़ न्यूज़पेपर को वो लोग कवर करते हैं 45 घंटे के वीडियोज़ में, बहुत सारे आते हैं। तो मे बी शुरुआत में आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कि वो वीडियो देखिए। और आई थिंक अगेन माई पर्सनल थिंग इज डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर और एनीथिंग। बहुत बल्कि हो जाता है, एंड तक अनमैनेजेबल हो जाता है, आप कुछ रेफर नहीं कर पाओगे। तो आप पढ़ो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने का 2-3 ऑब्जेक्टिव ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में ही कोई टर्म आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। जैसे कि प्रीलिम्स का मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूज़पेपर में आता रहता है कि इसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एंड यूपीएससी हैज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस, इट इंटरचेंज पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। अब मे बी ये लोग नहीं कर पाए, पर ये वही है कि ये ऐसा सवाल है कि आप न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर 10 दिन में ये टर्म आता है, तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी से गूगल कर लीजिए सिंपल कि पुलिस कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। इस बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को एम बना के पढ़िए न्यूज़पेपर। कि इकोनॉमी के पेज पे अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो लिखा हुआ है और नहीं पता होगा सबको, हमें नहीं पता होता, हमारा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं होता, तो बस सिंपल 1 मिनट लगता है, गूगल की छोड़ दीजिए, खत्म। तो मतलब न्यूज़पेपर का टास्क इज जो कवर हो रहा है, जो कुछ टर्म्स आ रहे हैं उस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में वो हेल्प करता है। एक बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। मेंस में वो हेल्प करता है कि आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने में यू शुड बी अवेयर अबाउट द मैक्रो थीम्स विच आर गोइंग अराउंड, कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। मेंस में वही आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 1 दिन का न्यूज़पेपर छूट गया या 2 दिन का न्यूज़पेपर छूट गया तो उसी से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इट हैज़ टू बी अ रिकरिंग थीम, कुछ इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो वो न्यूज़पेपर में हफ्तों वहीं डिस्कस होता है। आज की तारीख में क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, जैसे मैंने बोला मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है, यही चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आके ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन बाद भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 10 दिन पहले भी पढ़ेंगे, वही चल रहा होगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे मैंने बोला कुछ टर्म्स नहीं समझ में आ रहे तो आप गूगल कर लीजिए, थीम्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप भले ही बहुत बड़े बड़े आर्टिकल ना पढ़ें टाइम सेविंग के चक्कर में, पर आप ये देख लीजिए आर्टिकल्स आ किस चीज़ पे रहे हैं, क्या डिबेट के टॉपिक चल रहे हैं, किस चीज़ पे लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं। मे बी आप न्यूज़पेपर से ना पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक को गूगल कर लीजिए कि भाई ये न्यूज़ में चल रहा है, कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आजकल डिफेंस बहुत उसमें चल रहा है कि इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो इफ़ इट इज़ अ टॉपिक, आप न्यूज़पेपर को ऑपेड नहीं पढ़ना चाहते, कठिन लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, वो टॉपिक नोट करके उसका इंटरनेट से नोट्स बना लीजिए। तो ये हो गया न्यूज़पेपर वाला चीज़, करंट को कैसे बैलेंस करना है GS2 में। बाकी GS2 का
बुक वाइज रिसोर्स आई थिंक प्रीलिम्स का मैंने बता दिया, लक्ष्मीकांत है। मेंस के लिए एज आई सेड कि कोई बहुत स्पेसिफिक रिसोर्स नहीं है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं या वही गूगल का कीवर्ड और सिलेबस। आई आर इम्पॉर्टेंट है। आई आर अगेन बहुत लिमिटेड है, पर उससे अराउंड हर साल 60 नंबर का क्वेश्चन आता है आई आर से, 2 15 मार्कर्स एंड 2 10 मार्कर्स। द आई आर इज़ इम्पॉर्टेंट। आई आर का मेरा सोर्स क्या था, मैंने मोस्टली आई आर विजन थी मीन C65 से पढ़ी थी, विजन की जो कंपाइलेशन आती है उससे पढ़ा था, और उसमें भी सेलेक्टिव होकर पढ़ा था। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको इंडिया के बायलैटरल्स हर देश से पता होने चाहिए कि इंडिया हंगरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, भले ही वो लोग कवर कर रहे होंगे कि मतलब छोटे छोटे देशों से बायलैटरल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा यूपीएससी। मैक्रो थीम ही पूछता है कि कुछ या तो एशियान पूछ सकता है, नेटो पूछ सकता है, मिडिल ईस्ट पूछ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या इंडिया का अगर बायलैटरल पूछेगा तो बड़े देशों से पूछेगा, यूएसए पूछेगा, रशिया पूछेगा, सऊदी पूछेगा। इंडिया और ब्राज़ील का बायलैटरल नहीं पूछेगा क्योंकि इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव रहना है, ये सेलेक्टिविज्म आ जाएगा वही PYQs रेफर करके, आप समझ जाएंगे कि वो किस डेप्थ में पूछता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद आईआर में आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी रिलेशन हो, सब चीज़ में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं कि आप एक है स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, कि स्ट्रैटेजिक में आप डाल सकते हो डिफेंस हो सकता है। फिर इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में ऑयल हो गया, मिनरल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आज की तारीख में इकोनॉमिक में जैसे कि आरबीआई कर रहा है, या आपका यूपीआई फास्ट पेमेंट सिस्टम्स का कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो ये एक मतलब अलग अलग पिलर्स बना लीजिए कि किस किस एरिया में कोलैबोरेशन का पॉसिबिलिटी है। जैसे स्ट्रैटेजिक, डिफेंस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी बना लीजिए। फिर आपका सिक्योरिटी बना सकते हैं, फिर आपका टेक्नोलॉजी, इसी तरीके से फिर सॉफ्ट पावर बना सकते हैं कि कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज। तो यू कैन मतलब कि ब्रेक डाउन एवरी बायलैटरल रिलेशन या एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनटू दीज 5 6 मेन पिलर्स, और फिर आपको ये याद रहेगा तो आप अपने आप भर लेंगे कि सऊदी आएगा तो सऊदी में इकोनॉमी में क्या लिखेंगे, सबको पता है ऑयल है। सो व्हेन यू थिंक ऑफ दिस, सऊदी में सॉफ्ट पावर में क्या लिखेंगे, सबको पता है डायस्पोरा है। तो इसी तरह जब आपको फ्रेमवर्क याद होगा तो जो भी कंट्री होगी उस हिसाब से आप उसको फिट कर सकते हैं। तो ये हो गया आईआर का। एंड आई थिंक GS2 में एक पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखना है कि GS2 में यू हैव टू बी थरो विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। जितना आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लिखेंगे, जितना कमिटीज़ का नाम लिखेंगे, इससे थोड़ा वैल्यू एडिशन होगा। मे बी हर क्वेश्चन में आधा नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ये फ़ायदा होता है। तो GS2 में जितना इफ़ यू कैन बैक योर आर्ग्यूमेंट्स विद कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में यूपीएससी इज आस्किंग स्पेसिफिकली, अब तो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि एनवायरनमेंट लिटिगेशन के केसेस बता दीजिए, वुमेन स्ट्रगल के केसेस बता दीजिए। तो थोड़े बहुत जजमेंट्स, कमेटी रिपोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, बी थरो विद दिस। ये सब का आप कोचिंग कंपाइलेशंस यूज़ कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कोचिंग्स यही मटेरियल बना रही हैं वैल्यू एडिशन के लिए। तो किसी का भी एक का उठा के टॉपिक वाइज डिवाइड करके, मैंने किसी टॉपर का, आई थिंक अनुदीप दुरीशक्ति सर का एक है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पे, बहुत पुराना रिसोर्स है, 5 6 साल, बट आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सेम है, तो वो रिसोर्स अभी भी यूज़फुल है। तो कि कोई भी एक रिसोर्स उठा के यू कैन मतलब कि जॉट डाउन द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कि ट्राइब्यूनल्स का क्या है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का क्या है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जजमेंट और कमेटी रिपोर्ट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है GS2 में। ठीक है, GS2 में कोई क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन? ठीक। GS3 मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं था, आई हैव नॉट स्कोर्ड ऑल्सो वेरी वेल इन GS3, पर GS3 में जहाँ मैं लैकिंग था वो बता देता हूँ। GS3 रिक्वायर्स लॉट ऑफ फैक्ट्स और डेटा, जो कि मेरे पास नहीं था। तो GS3 में मेरे आंसर्स बहुत जेनरिक थे, तो इसलिए मे बी माई स्कोर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। तो GS3 में अगेन द सेम टेम्पलेट इज़ द सेम, PYQ, सिलेबस का कीवर्ड और सब चीज़ पे 2 पेजर। ये आप करोगे तो मेंस के लिए आप 80% रेडी हो। अगर आपने हर सिलेबस के कीवर्ड और PYQ पे 2 पेजर अपने खुद के बना लिए हैं विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, विद प्रॉपर कंक्लूजन। हाँ, ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया, स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब होना ज़रूरी है। और अगर आप इसको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के लिए उस पर इंट्रोडक्शन में 1 2 कोट ले लें या डेटा ले लें, डायग्राम ले लें, पर डायग्राम क्या है, आप इनकॉर्पोरेट आंसर में तब कर पाओगे जब आप मेन से पहले टेस्ट सीरीज में या कभी भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टॉपिक पे वो डायग्राम खुद से सिमुलेशन के समय आपने बनाया हो। आप नोट्स बनाओगे, आप उसमें लिखोगे कि ये कोट है, ये डायग्राम है, पर आपने आंसर लिखते वक्त उसको लिखा नहीं है, तो वो मेन से रिप्रोड्यूस नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ।
आप कितना भी अच्छा नोट्स बना लें, मॉक लिखना या आंसर राइटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आप आंसर राइटिंग में लिखते हो एग्ज़ाम से पहले, मोर और लेस वही आप लिखते हो अपने एग्ज़ाम में। तो अगर आप बहुत अच्छा आपने डायग्राम बनाए हुए हैं, मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक पूरी कॉपी बनाई थी मैंने जिसमें डायग्राम बनाए थे, और उसका 50% भी मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस नहीं किया था सिमुलेशन में। जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं, जब तक यू डू नॉट इनकॉर्पोरेट इट इन योर प्रैक्टिस टेस्ट, तब तक वो आपकी मसल मेमोरी में जाता नहीं है। एक बार आपकी मसल मेमोरी में चला गया, 2-3 बार आपने उसको मॉक में बना दिया, एसएचजी आया तो आपने एसएचजी पे वही डायग्राम बना दिया मॉक में, आप 100% अपने एग्जाम में भी बना के आओगे। पर अगर आपने मॉक में नहीं बनाया है तो नो मैटर वॉट आपने डायग्राम और बहुत अच्छा वैल्यू उस पर बना रखा हो, वो रिप्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी अपने वो कीवर्ड्स और पीवाईक्यू वाले आप नोट्स बनाएं, उसमें इंश्योर कीजिए कि थोड़ा कोट्स, डायग्राम, फैक्ट्स ये सब रहे, तो उससे वैल्यू एडिशन रह जाता है। कंक्लूजन में कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, पीएम के बहुत सारे वर्ड स्लोगन्स टाइप आते हैं, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसका कंपाइलेशन के लिए 2-3 टॉपर्स हैं जिनकी आंसर कॉपीज़ बहुत अच्छी हैं। एक इशिता किशोर मैम है, आई थिंक 22 की टॉपर थी, उनके कंक्लूजन्स बहुत अच्छे हैं हर आंसर में। फिर श्रुति शर्मा मैम अगेन, उनके भी मतलब टॉपर कॉपीज़ इज़ वन रिसोर्स जहाँ पे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो उससे आप इनफैक्ट, जैसे मैंने बोला था, अगर आपके एक टेम्पलेट है, एक कीवर्ड था, मान लीजिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है GS3 में, एग्रीकल्चर है, MSP है, कुछ भी है, आपने MSP, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इरिगेशन, ये सब टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं GS3 का, आपने इस पे अपने 1 पेजर बना लिए। फिर आप GS3 के टॉपर कॉपीज़ उठा लीजिए 2-3, उसमें भी यही क्वेश्चंस होंगे। इरिगेशन पे सवाल होगा, MSP पे सवाल होगा। वॉट एवर टॉपर हैज़ रिटन विच इज़ नॉट इन योर नोट्स एंड विच यू थिंक इज़ गुड, विच यू शुड इंकॉर्पोरेट इन योर नोट्स, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए उसको वहीं देन एंड देयर। तो इससे क्या हो गया, आपके नोट्स में, जैसे मैंने बोला था कि आपका नोट्स पहली बार में मे बी 60-70% ही बनेगा। परफेक्ट नोट्स नहीं बनाना है कि नोट्स में सब कुछ होना चाहिए। नोट्स एक बेसिक बना लीजिए फ्रेमवर्क में कि MSP है तो MSP क्या है, MSP इंट्रोड्यूस करने का रैशनल क्या था, MSP में आज की तारीख में चैलेंजेस क्या है, MSP में रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है, और कंक्लूजन। इसी तरह हर टॉपिक का देयर विल बी अ सर्टेन फिक्स टेम्पलेट। जब एक बार आप ये टेम्पलेट कंप्लीट कर लेंगे, देन यू कैन वैल्यू ऐड फ्रॉम टॉपर्स आंसर्स, कोचिंग का मॉडल आंसर्स। तो धीरे धीरे आपके नोट्स परफेक्शन के स्टेज पे जाने लगेंगे। शुरुआत में खुद से ही परफेक्ट नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने एक बात बड़ी गलती की थी अपने पहले 3 अटेम्प्ट में कि मैं नोट्स बहुत इलेबोरेट नोट्स बनाता था, पढ़ता था बहुत ज़्यादा कि मतलब नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन नक्सलिज्म। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नक्सलिज्म पे ही मैंने 20 पेज का नोट बना डाला, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी एट द एंड। मुझे ऐसा लगेगा कि आई एम वेरी थरो विद नक्सलिज्म, इस पर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आई विल स्कोर 16-17, इतना ज़्यादा मटीरियल है मेरे पास नक्सलिज्म पे। बट द प्रॉब्लम इज एग्जाम रिक्वायर्स यू टू आंसर द क्वेश्चन ऑन नक्सलिज्म इन मैक्स 250 वर्ड्स। 250 वर्ड की वर्ड लिमिट है, उसमें आपको सब कुछ लिखना है। तो आपका नोट्स है 20 पन्ने का, तो इट्स आप समझ ही नहीं पाओगे ना कि मैं अपने 20 पेजेस के नोट्स को उस 250 वर्ड्स में कंसोलिडेट कैसे करूँ। तो इट विल टेक मोर टाइम इन द एग्जाम ऑल्सो। आपको सोचना पड़ेगा क्या लिखूँ। आपके पास 20 पॉइंट है, 20 में से आपको 6 ही लिखना है क्योंकि स्पेस कंस्टेंट है, टाइम कंस्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप जो भी नोट्स बना रहे हो, दे आर वेरी कंसाइज, दे आर वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट, एंड whatever you are writing in the notes you should be able to reproduce it in the exam itself। जो बना रहे हो कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। वो टॉपिक आया तो सब कुछ उठा के एग्जाम में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स बहुत एलैबोरेट है और उसमें से फिर हम फिल्टर कर रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। दैट शुड नॉट बी द केस।